कर्नाटक सरकार के फैसले की या उनके बिल की बात जो मैं आपसे कर रहा था कि खतरनाक क्यों है, इसी जगह पर खड़ा होकर मैंने 2021 में एक वीडियो बनाई थी जो आने वाले लॉकडाउन, मतलब दोबारा से अगली बार फिर लॉकडाउन लगेगा और वैक्सीन्स को लेकर के थी, जिसमें मैंने वैक्सीन की सच्चाई बताई थी। जो आज हर गांव में जब भी किसी के यहाँ पर जाते हैं हम गोड्डा निवारने के लिए तो पता चलता है कि भाई उस वैक्सीन ने अपना काम कर दिया था। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था उस वक्त समाज के उन लोगों के लिए जिनको पता था कि वैक्सीन से ये होने वाला है। और यदि कर्नाटक सरकार वाला वो बिल जो अभी बिल पेश करने वाले हैं और वो कानून में तब्दील हो गया होता तो अभी हम लोग सारे के सारे वैक्सीन की सच्चाई बताने वाले लोग जेल में होते। मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने चर्चा की थी कि ये जो जितने भी कानून बन रहे हैं ये आपके नाम पर बन रहे हैं, यानी सरकार में बैठे लोग, मंत्रालय में बैठे लोग, कैबिनेट क्या कह रही है, मुख्यमंत्री क्या कह रहा है कि हमको जनता ने चुना है और जनता ने अधिकृत किया है उनके बिहाफ पर कानून बनाने के लिए। असलियत में ये तरीका नहीं होता है कानून बनाने का। कानून बनाने के लिए अधिकृत करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी कानून बनाएं। जैसे अपनी दुकान पर किसी नौकर को आपने 6 महीने या 6 साल के लिए अनुबंधित किया और वो जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है उसे अब आपने अधिकार दिया कि तुम दुकान खोल लो और दुकान खोल करके उसके ऊपर उस दुकान में कुछ भी तुम्हें लगता है, दिखाई देता है तो तुम उस दुकान पे सामान को इधर उधर रख लो, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि तुम सामान उठा करके चलते बनो, और ना ही ये अधिकार दिया जाता है कि तुम दुकान को बेच दो, और ना ही ये अधिकार दिया जाता है कि तुम कोई ऐसा कानून बना दो कि अब मालिक की ही एंट्री दुकान में नहीं होगी। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाता या ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाता, वैसा कोई अधिकार नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से जो कैबिनेट में बैठे लोग हैं, मंत्रालयों में बैठे लोग हैं और जो चर्चा करने वाले लोग, जिन पे ये बातचीत चल रही है, जिनको आप सरकार कहते हो, इनको जितने भी अधिकार मिले हैं ये आपके बिहाफ पर कानून बनाने के लिए मिले हैं। तो असली तरीका क्या होना चाहिए? विधानसभा होती है और लोकसभा होती है, इन दोनों को ही यदि तरीके से देखा जाए, विधानसभा और लोकसभा को यदि आप समझेंगे तो आपको देखने में पड़ेगा कि लोकसभा में सांसद बैठा है और विधानसभा में आपका एमएलए बैठा है, जो आपका विधायक बैठा है। अब विधायक क्या करेगा? विधायक आपके बिहाफ पर कानून बनाएगा, विधायक आपके लिए कानून बनाएगा। आप इसको थोड़ा इधर रखेंगे, नज़दीक में रखिए, थोड़ा आगे रख दीजिए। हाँ, विधायक आपके बिहाफ पे कानून बनाएगा, आपके लिए कानून बनाएगा, और जो सांसद है वो भी इसी तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेगा। अब ये कैसे करते हैं, इसका एक तरीका है। क्या? सबसे पहले जो भी सांसद या विधायक आपके लिए कोई कानून बनाना चाहता है वो पहले अपने विधानसभा में रायशुमारी करेगा, देखेगा कि यह ऐसा कानून हो जाए तो कैसा रहे। पब्लिक उसके ऊपर रिप्लाई करेगी। यदि जनता कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो तो फिर उसके ऊपर सोचा जा सकता है कि हाँ, तुम आगे बढ़ो और इसके ऊपर काम करो। यदि वैसा कानून नहीं बन रहा है और मतलब वो बनाने के लिए पब्लिक से रिस्पांस ठीक नहीं आ रहा है तो सांसद जो है इसको आइडिया को ड्रॉप कर देगा। और यदि ये ठीक लगता है उसे कि पूरे देश के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए जहाँ जहाँ उनके अधिकार हैं, तो फिर वो अपना एक बिल पेश करेगा संसद में, लोकसभा में। उस बिल की कॉपी हर एक सांसद को मिल जाएगी। वो सारे सांसद स्टेक होल्डर से बात करेंगे। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है कि जैसे बिल है छात्रों को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तो फिर एजुकेशन की जितनी संस्थाएं हैं, जितने एजुकेशन के एनजीओज़ हैं, बच्चे हैं, कोचिंग वाले हैं, टीचर्स हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो सबसे रायशुमारी की जाएगी। सबको वो बिल की कॉपी भेजी जाएगी और सब अपने अपने सुझाव उसमें देंगे, और ये जो भी सुझाव उसके अंदर उनका आता है उसके हिसाब से फिर उन सारे सुझाव को लेकर के फिर संसद में उसके ऊपर उन सुझावों को शामिल किया जाएगा। जो जो हर जनता के, हर व्यक्ति
जनता के हर व्यक्ति का मतलब है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को उसमें काउंट करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप समाज के किसी हिस्से को छोड़ दें। अगर वो किसानों से संबंधित बिल है तो फिर किसान संगठनों से बात की जाएगी, जो पेस्टिसाइड बेचने वाले हैं, यूरिया वाले हैं, जो डीलर्स हैं, जो खाद वाले हैं, उन सब से बात की जाएगी, और मंडियों में बात की जाएगी, आढ़तियों से बात की जाएगी, तब कानून बनेगा। और इसी तरह की चीज़ों में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई कानून है तो फिर सभी ड्राइवर यूनियनों से बात की जाएगी, टैक्सी यूनियन से की जाएगी, और टैक्सी ओनर्स से की जाएगी। इस तरह से इन यूनियनों से बात की जाएगी। और इसी प्रकार से जितने भी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं वो भी इसमें शामिल की जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि यदि कानून जनता से के जिस हिस्से से जुड़ा हुआ है उससे बात नहीं की जाए तो फिर उसको शामिल नहीं किया गया, मतलब उसके लिए वो कानून नहीं है, फिर बनाने वाले ने अपनी मर्जी से कानून बना लिया। अब आप बताइए कि पिछले 14 सालों से क्या समाज के किसी अंग को शामिल किया जा रहा है कानून बनाने के लिए? जितने भी कानून बनाए गए हैं 14 के बाद से स्पेशली, वो सारे के सारे कानून आपको रगड़ने के लिए हैं और आपसे ही पूछा नहीं गया है। चाहे हाईवे पे चलने वाले लोगों के लिए कोई कानून हो, चाहे टैक्सी वालों के लिए कोई कानून हो, ट्रक ड्राइवरों के लिए कोई कानून हो, ट्रांसपोर्टर्स के लिए हो, स्कूल वालों के लिए हो, या मतलब नर्सिस के लिए हो, अस्पतालों के लिए हो, चिकित्सा पद्धतियों के लिए हो, आयुर्वेद और होम्योपैथी को लेकर के हो, ठीक है, या जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के है, उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको कहीं पर एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पर है, या तमाम तरह के दूसरे जितने भी विभाग हैं समाज के, या जितने भी हिस्से हैं समाज के, उन सभी हिस्सों में से कितने हिस्सों में बात की जाती है, ये आपको देखना होगा। और यदि आज तक पिछले 11 सालों में, यानी 2014 के बाद से अब तक कोई बातचीत नहीं की है, तो मतलब ये हुआ कि आपको शामिल ही नहीं किया गया, जनता को शामिल ही नहीं किया गया। गांव में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। कर्जे में लगभग हर व्यक्ति आ चुका है और कमाई का साधन किसी के पास नहीं है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा आपके साथ रचा जा रहा है। वो क्या है कि प्रॉपर्टी डीलर्स को और कुछ लोगों को सस्ती ज़मीनें दी जा रही हैं, या ज़मीन लेने के लिए सस्ते ब्याज पर उनको पैसा लोन पे दिया जा रहा है कि आप ज़मीन खरीदो और उसके ऊपर टाउनशिप खड़ी करो, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ खड़ी करो, फ्लैट्स खड़े करो, और कभी दीनदयाल के नाम पर कोई योजना चालू कर दी जाती है या किसी और नाम पर चालू कर दी जाती है। उसमें रेजिडेंशियल एरियाज़ ढूंढे जा रहे हैं कि कौन से एरियाज़ है जहां पर ये बनाया जा सकता है। आम तौर पे ये सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि जैसे 10-12 गाँव के का क्लस्टर लिया और उसके आसपास एक रेजिडेंशियल एरिया बना दिया। एक गांव की जो जनसंख्या है वो एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में इकट्ठी की जा सकती है, वहाँ पर उनको रहने के लिए फ्लैट दिए जा सकते हैं। और जो मैं आपको बात कह रहा था कि गांव को खाली करवाना ही इनका मकसद है, यदि गौर से देखोगे तो ये जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ है ये हर शहर के बाहर बनाई जा रही हैं। यानी कि शहर को बढ़ाते बढ़ाते दूर मतलब उसको और एक बाईपास बना दिया, और एक बाईपास बना दिया, फिर उसके आसपास ज़मीनें और मकान, दुकान और फैक्ट्रियां खुल गई, और फिर उसके बाद वहाँ पर एक और सड़क बन गई और उसको नगर पालिका में आ गया, इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। इस तरह का प्रोपेगेंडा रच करके उस जगह पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए आपको CLUs दी जा रही है। और उन CLUs का नुकसान क्या हो रहा है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। मैं इसकी कैलकुलेशन आपको दूंगा, या आप में से कोई रिसर्चर अगर बैठा है तो उसकी कैलकुलेशन आप कीजिएगा कि गांव में जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं, जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जैसे गांव में स्कूल है, अस्पताल के लिए ज़मीन है, या गांव में जंगल है, आपकी गौचरान की जगह है, आपकी और कोई छोटी मोटी सचिवालय, मंदिर, जोहड़ या तालाब या कुछ भी ऐसी जगह हैं जिनके वहीं पर यदि उन चीज़ों को दिया जाए, वो गांव के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में होगा, इसको देखिएगा। तो गांव में सब कुछ पहले से है। जब तुम किसी नए स्कूल के लिए लोन दे सकते हो, जब तुम किसी नए स्कूल के लिए एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हो, तो मौजूदा
मतलब जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक क्यों नहीं कर सकते हो? मतलब कुछ आपकी नीयत में कुछ खोट है। गांव जिस तरह से आज़ाद रह सकता है वैसे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आज़ाद नहीं रहती है। और यदि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आज़ाद नहीं रहेगी तो फिर कंट्रोल करना आसान होगा। यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में पीछे चेक करके देखा था कि बंदे का सोसाइटी से निकलना और उसके अंदर एंटर करना केवल एक उनको बूम एक वो बार लगाना है, मतलब बस नीचे डाउन करो, बटन दबाया नीचे हो गया, बटन दबाया ऊपर हो गया। कोई भी गाड़ी एंटर करती है, कोई भी गाड़ी उसमें से जाती है, फुल सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस, और मास्क लगाने के लिए वहाँ खड़ा चौकीदार आपको ज़बरदस्ती कर सकता है। वैक्सीन का सर्टिफिकेट वहाँ का चौकीदार चेक कर सकता है। ये उन्होंने पहले चेक किया कि बड़ी अथॉरिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, एक 8,000 रुपये का चौकीदार वो आपको कंट्रोल करेगा। ये खेल इनका है और गांव में कोई घुस नहीं सकता है। वो उन्होंने डाटा मसूदपुर वालों ने बताया था, एसपी को भी घेर लिया था। तो इस पूरी मानसिकता को समझिए, हर आदमी की मानसिकता को ऐसा बनाया जा रहा है कि गांव में कुछ नहीं रखा है और गांव छोड़ करके शहर चलो, शहर में सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आपको गांव में लाने से कौन रोक रहा है? तो हमारी जो गांव की मुहिम है, शिक्षा क्रांति की मुहिम, वो निडर इंडिया चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में मिलेगी। प्ले लिस्ट में ही उसका नाम ही ये है, निडर जेएसएम शिक्षा क्रांति। और उसमें आपको पूरा गांव से बात करने का और उसमें क्या रिजल्ट निकले हमने सब दिया है। और अभी हम तीसरे चरण के बाद जब गांव के लोगों से मोहल्ला मीटिंग्स कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि प्रत्येक गांव का व्यक्ति, प्रत्येक गांव का प्रत्येक व्यक्ति इस बदलाव के लिए तैयार है। तो मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि अभी जो ये कॉलोनीज़ बन रही हैं इसको समझिएगा। प्लस एक बात बस मैं आप लोगों से और जोड़ना चाहूँगा, यदि आप में से कोई व्यक्ति इन धंधों में जुड़ा हुआ है तो इनको छोड़ दें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बीज नाश होना तय है। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल प्रकृति के खिलाफ है, यानी कि जैसे किराए की कमाई खाना, यानी बाप दादाओं ने कुछ कमाया था, उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनाई थी या उनकी ज़मीनें थी, उस पर बिल्डिंग बनाकर आप सिर्फ घर बैठ कर के किराया खा रहे हो, वो कमाई, ब्याज की कमाई, प्रॉपर्टी डीलिंग की कमाई, नशा बेचकर की हुई कमाई और भांडपने में की हुई कमाई, यानी बॉलीवुड और हॉलीवुड, लोक गायक की और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात नहीं कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, थिएटर ड्रामा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया चीज़ है, कला का सम्मान है 100%। लेकिन जो पैसे के लिए कुछ भी करे, इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर जो काम कर रहा है, उनका वंश नाश होना तय है। वो क्यों होना तय है, यदि आपको देखना है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। जो लोग इस धंधे में आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले या 30 साल पहले घुसे, वो बहुत अमीर बने, इतना पैसा उनके पास आया कि उनके बच्चे आज के टाइम पर नशेड़ी हैं। उनके बच्चों अब जो नया बच्चा आ रहा है आईवीएफ से पैदा हो रहा है और अब उनका बीज खत्म होने की कगार पर है। तो आज यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके भी बीज नाश की तैयारी चल ही रही है, क्योंकि धरती को बेचना और खरीदना, धरती माता है ना, धरती माता को खरीदना और बेचना, यानी कि जितने भी ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और जितने भी ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, ये सब प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। यदि आप इससे सहमत हैं तो बताइएगा, नहीं सहमत है तो भी बताइएगा कमेंट में कमेंट करके, और शेयर कीजिएगा, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि अगली वीडियो में हम आप तक नई जानकारी लेकर के आएँ। और जो भी कानून कोई भी सरकार का व्यक्ति आपसे पूछे बिना बना रहा है, उनसे सवाल पूछने की बारी है। आप जब जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में जुड़ेंगे तो आपको सवाल पूछना, आरटीआई डालना, वो सब चीज़ें आएंगी। अभी अगली से लेवल 2 की ट्रेनिंग भी आएगी और अगली ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए 9991911784 पर व्हाट्सएप करके आप करण के साथ ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के लिए 9518170000 पर वो मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मिस्ड कॉल कर दीजिए, आपके पास एक मैसेज भी आएगा। यदि आपका लोन भी है तो उसके लिए लिंक भी आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ तक जुड़े, शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट ज़रूर कीजिएगा।